हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा का करंट अफेयर देखेंगे। 2024 में जो जो मुख्य चीज़ें हुई है उनके बारे में। यकीन कीजिए कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा। और मैंने बिल्कुल जिसको हम क्रीम बोलते हैं, बिल्कुल क्रीम, तो वो क्वेश्चन सभी यहाँ पर फिट किए हैं। वैसे तो करने को तो मैं यहाँ पर 10 घंटे का भी एक मैराथन लेकर आ सकता हूँ करंट अफेयर का, लेकिन चलो वो भी सही होगा। लेकिन अभी जो बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन है करंट के, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है वह किसने जीता है? तो गुकेश, या देखिए इनका पूरा नाम है गुकेश डोमराजू, लेकिन आपको लिखा हुआ मिलेगा डी गुकेश। ठीक है। कहाँ पर आयोजित की गई था इस चैंपियनशिप को? सिंगापुर में। कब से कब तक? 25 नवंबर से और 13 दिसंबर तक। आयोजित किसके द्वारा करवाया जाता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के द्वारा। मुकाबला किन किन लोगों के बीच हुआ था? एक तो आपके डी गुकेश जो कि अपने भारत से हैं, दूसरा डिंग लेरिन के साथ। इसमें कुल कितने मैचेज खेले गए? 14 मैच खेले गए थे, जिसमें से 9 मैच आपके ड्रा हो गए थे। तो जो बाकी 5 मैच बचे, 5 में से 3 जीते हैं इंडियन ने और 2 जीते हैं किसने? डिंग लेरिन ने। और जो आपके ये अभी नए चेस चैंपियन बने हैं उनकी उम्र 18 साल है। यह दूसरे एक बहुत सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बने हैं। इससे पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। इनको राशि कितनी मिली है? यानी कि अभी पुरस्कार के रूप में इनको 25 लाख यूएस डॉलर प्राप्त हुए हैं। आपने बहुत सारी पोस्ट भी देखी होंगी, जब पहले इनको बोला जा रहा था कि लगभग इनके 4 करोड़ 70 लाख इतना करके कुछ पैसा था, जो कि टैक्स के रूप में भारत सरकार को जाने वाला था। लेकिन अब इनका टोटली पैसा फ्री कर दिया गया है, जो कि इनको अब सारा का सारा पैसा अब इनके अकाउंट में आ ही जाएगा या आ ही गया होगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ से। हाँ, इससे पहले, अगर इससे पहले की बात कर ले, विश्व शतरंज चैंपियन कौन थे? तो वो थे आपके डिंग लेरिन। डिंग लेरिन थे। तो विश्वनाथ आनंद को भी ज़रूर याद रखिएगा। काफ़ी लंबे टाइम तक विश्वनाथ आनंद क्या रहे हैं? चेस चैंपियन रहे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल बारीकी से पता होने काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में हरियाणा से कौन महिला राज्यसभा सांसद बनी है? देखिए, पहली बात तो कि महिला की बात की गई है, दूसरी बात राज्यसभा सांसद की बात की गई है। तो अभी 2 ऐसी महिलाएं हैं, एक तो लगभग आपके 2 से 3 महीने हो गए और दूसरी अभी 10 दिन पहले बनाई गई है। तो पहले हम बात करते हैं किरण चौधरी की। तो किरण चौधरी जो कि श्रुति चौधरी की माता जी हैं, बंसीलाल परिवार से संबंधित हैं। तो राज्यसभा के उपचुनाव में ये क्या हुआ था? निर्विरोध चुनी गई थी। तो यह भी राज्यसभा की सांसद हैं। और रेखा शर्मा जो कि अभी 9, 10 या 11 दिसंबर को अभी चुनी गई हैं, तो यह भी भाजपा से हैं और किरण चौधरी भी भाजपा से हैं। तो ये दोनों की दोनों निर्विरोध चुनी गई हैं। लेकिन अभी कौन चुनी गई है? रेखा शर्मा जी। तो भाजपा से इनको चुनाव हुआ है। तो दोनों का आपको इनके बारे में आखिर में भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, वहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी अच्छे तरीके से मैं डिटेल बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न, सखी बीमा योजना कहाँ से शुरू हुई है? तो सखी बीमा योजना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस योजना को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि बस पूछिए मत। तो पानीपत से यह योजना शुरू की गई है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाता है। कहाँ से शुरू हुई है? पानीपत से। कब शुरू हुई है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2024 को। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि यह किस चीज़ से रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, पुरुषों से रिलेटेड है? तो यह महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड है। कैसे? जैसे कि इसमें 10वीं जिसने कर रखी है, ऐसी 2 लाख महिलाएं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, तो ऐसी 2 लाख महिलाओं को LIC का, LIC जो आपका इंश्योरेंस है, LIC कंपनी, तो उसका आपका क्या किया जाएगा? उसका एजेंट बनाया जाएगा 2 लाख महिलाओं को। और उनको एजेंट बनकर इंश्योरेंस वगैरह करने हैं, जो भी उनकी टर्म्स रहेंगी, तब इनको कुछ स्टाइफंड भी मिलेगा, 7, 6, 5 करके कुछ ऐसा 3 सालों के लिए, 7,000, 6,000, 5,000 ऐसा करके है कुछ। तो 3 सालों के लिए इनको स्टाइफंड भी मिलने वाला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपकी योजना, और बहुत ही
अच्छी तरीके से आपको करनी चाहिए। बात आती है पानीपत की, तो पानीपत को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पानीपत में 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक अभियान भी शुरू हुआ था, जो कि आज वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो चुका है। भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। जब भी पानीपत का नाम आए, पानीपत से जस्ट आपको इतना ध्यान रख लें कि पानीपत का पुराना नाम है प्रणप्रस्थ। प्रणप्रस्थ इसका प्राचीन नाम है प्रणप्रस्थ। और जो पांडवों ने 5 गांव की मांग की थी, उनमें से एक गांव था आपका पानीपत, यानी कि प्रणप्रस्थ। पानीपत को पाणिनि ऋषि के नाम के इन्होंने ही बसाया था, इसको पाणिनि ऋषि ने, मतलब उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ा है। और पानीपत को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसमें 1526, 1556 और 1761, तो यह 3 लड़ाइयाँ काफ़ी फेमस हुई है। यहाँ के कंबल कौन भूल सकता है। तेल रिफाइनरी है यहाँ पे, उसको भी कौन भूल सकता है। NH44 पर है ये, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और पानीपत हरियाणा का एक ऐसा जिला भी है जो कि 1989 में जिला बनाया गया, लेकिन फिर इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। फिर 91-92 में 1991-92 में इसको क्या किया, एक दोबारा से फिर जिला बनाया गया, यानी कि हरियाणा का एकमात्र वो जिला जो 2 बार बनाया गया है, तो वह भी आपका पानीपत रहेगा। चलिए, आपके दोनों प्रकार से मैं कवर करवा रहा हूँ कि आपके करंट भी हो जाए और इसमें साथ में जो इंपॉर्टेंट डेटा है वह भी आपका हो जाए। अगला प्रश्न, हरियाणा की शिक्षा नीति अपनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह दोनों हरियाणा को लगते हैं। अगर हम बात करते हैं हरियाणा को उत्तर प्रदेश जब छूता है, तो इनके बीचों बीच 320 किलोमीटर के आपको पता है कि यमुना नदी प्रवाहित होती है। और हरियाणा के 7 जिले यूपी को टच करते हैं और हरियाणा के 7 जिले पंजाब को भी टच करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा नीति की, जब भी आपको शिक्षा, देखिए हरियाणा की शिक्षा के बारे में बात करें तो हरियाणा का बोर्ड कौन सा है जो आपका स्कूली लेवल है, HBSC, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में, 1969 में चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना होती है। लेकिन 1981 में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, भिवानी के अंदर, जहाँ पर आज ये वर्तमान समय में है। और वही भिवानी जिसकी स्थापना होती है 1972 में, किससे अलग हुआ था साहब, ये हिसार से अलग हुआ था। कौन, भिवानी। और इसके साथ साथ, भिवानी के साथ साथ 1972 में सोनीपत को भी बनाया गया था। सोनीपत और भिवानी यह दोनों एक साथ बनाए गए थे। और उस टाइम पर 1966 में जब हरियाणा बना तब हिसार सबसे बड़ा जिला था, लेकिन 1972 में हिसार से भिवानी को निकाल दिया गया। तब अभी 2011 के जो सेंसिस हैं, जो जनगणना है, उसमें हिसार ना होकर सिरसा सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जो विधानसभा की सीट है वह आज भी हिसार में सबसे ज़्यादा है। कितनी है साहब, 7 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए, इतनी बातें आपको पता लग ही गई होंगी। मैं बात कर रहा था यहाँ पर HBSC की, तो आई थिंक सबको पता लग गया कि 1969 में उसकी स्थापना होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत भूषण भारती को कौन सा पद अब संभालेंगे। तो जो मुख्यमंत्री का OSD है उसका पद ये संभालेंगे कौन, भारत भूषण भारती। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मुख्यमंत्री वर्ड आता है स्पेशली हरियाणा का, तब आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नायब सिंह सैनी। कौन से बार बने हैं ये, तो दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के हैं, यानी कि इससे पहले 10 मुख्यमंत्री पहले काम अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। और कौन सी विधानसभा के लिए यह चुने गए हैं, तो 15वीं विधानसभा के लिए ये चुने गए हैं। 15वीं विधानसभा के लिए चुने गए हैं, 11वें मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और कहाँ से बने हैं साहब, ये लाडवा से। इस वजह से लाडवा को CM सिटी बोला जाएगा। और लाडवा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर, KKR। ठीक है, जब भी KKR का नाम आया आपको पता होना चाहिए कि 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, कुरुक्षेत्र की। और जो आपका कुरुक्षेत्र है उसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, थानेसर के नाम पर है। वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा की सीट है, पेहवा आपकी, एक पेहवा, दूसरा आपका थानेसर और तीसरा आपका लाडवा, जहाँ से आपकी बार मुख्यमंत्री जी जीत कर आए हैं। और चौथा आपका हो जाता है शाहबाद। तो 4 सीटें हैं, आपको पता होनी काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पेरिस ओलंपिक के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। वैसे जो अभी हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं और 8 अक्टूबर को उनका परिणाम आता है, तो एक नई सरकार बनती है हरियाणा के अंदर। वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी मैं आगे करवा दूँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। अगर हम आगे बात करते हैं
पेरिस ओलंपिक की। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए, एक होता है आपका ओलंपिक, एक होता है आपका पैरा ओलंपिक। जो ओलंपिक है उसके साथ साथ बस उसके 15-20 दिन के बाद ही साथ में आपका पैरा ओलंपिक गेम करवा लिए जाते हैं, और दोनों एक ही शहर में होते हैं ये। जैसे कि पेरिस में हुए थे ओलंपिक, तो पेरिस में ही हुए हैं आपके पैरा ओलंपिक। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर जिसको नहीं पता तो चलिए उनको बता देते हैं। देखिए, ओलंपिक होता है मतलब कोई भी ओलंपिक में भाग ले सकता है, कोई भी खेल सकता है जो उसकी क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट करता है। क्वालिफिकेशंस क्या? बस वही कि अगर आप एक पहले डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, फिर स्टेट खेलोगे, फिर नेशनल खेलोगे, तो उस प्रकार से। लेकिन पैरा ओलंपिक जो लोग फिजिकल चैलेंज्ड होते हैं तो उनके लिए बनाया गया है यह खेल। इसमें एक जो हष्ट पुष्ट जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है वह भाग नहीं ले सकता। तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बात करें पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 29 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में, और ओलंपिक में साहब 6। तो काफ़ी अंतर आ जाता है। तो 18वां स्थान प्राप्त किया है, और इसमें चीन 220 पदक जीते हैं चीन ने, मतलब चाइना ने, जिसमें 94 गोल्ड हैं। चीन पहले स्थान पर रहा है। तो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल्स जीते? 29। और कौन से नंबर पे था भारत? 18वें नंबर पर। चाइना सबसे ऊपर है, 220 पदक जीते हैं, और इसमें से 94 उसके क्या है? गोल्ड है। अगर हम बात कर लें यहीं पर ओलंपिक गेम्स की, तो ओलंपिक्स में अब की बार भारत ने 6 पदक जीते हैं, 6 मेडल्स जीते हैं। पिछली बार कितने थे? 7। तो अब की बार पिछली बार से भी कम है। अब की बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, पिछली बार एक गोल्ड आ गया था। अब की बार एक सिल्वर और 5 आपके ब्रोंज हैं। मैंने बात की यहाँ पर भारत की। अगर मैं बात करूँ स्पेशली हरियाणा की, तो 5 मेडल्स के अंदर हरियाणा का काफ़ी एक अहम योगदान है, 5 मेडल्स के अंदर। अगर स्पेशली बात भी कर ली जाए कि 5 हरियाणा से मेडल आए हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन कौन सा मेडल कौन लेकर आया है, तो समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो 5 मेडल आए, मतलब 5 मेडल में योगदान है, ठीक है, हरियाणा का। कौन कौन से में? सबसे पहले हम बात करते हैं मन्नू भाकर की। मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है, मन्नू भाकर जी के बारे में हम बात करते हैं। मन्नू, ये मामू नहीं, मन्नू है ये, ठीक है, डबल एन मैंने इसी प्रकार से लिखा है। तो मन्नू है ये, मन्नू भाकर। तो मन्नू भाकर कहाँ से है? गोरेया गांव, गोरेया गांव कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। 2002 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मात्र 22 साल की एज में ओलंपिक खेल कर भी आ गई और मेडल भी जीत कर लेकर आई। तो 2 मेडल ये जीत कर लेकर आते हैं, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल यह जीत कर लेकर आते हैं, यानी कि आपके कांस्य पदक। ठीक है, 3 प्रकार के मेडल होते हैं। ब्रॉन्ज, मैं बी लिख देता हूँ, उससे ऊपर होता है सिल्वर, और उससे ऊपर होता है गोल्ड। जो गोल्ड जीत कर लेकर आता है उसको सबसे हाईएस्ट राशि मिलती है, बीच में थोड़ी कम मिलती है, और नीचे उससे भी कम मिलती है। तो 3 प्रकार के मेडल होते हैं। तो हरियाणा में जो झज्जर से है मन्नू भाकर, उसने 2 मेडल जीते, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज। एक तो उसने खुद जीता क्योंकि वो शूटिंग खेलते हैं तो उसकी शूटिंग में आई, तो एक तो उसने खुद जीता, दूसरा उसने टीम इवेंट करके जीता। अब यह टीम इवेंट क्या है कि मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग शूटिंग में भाग लें, अगर अकेले लेगी तो उसका खुद का इवेंट, एक से ज़्यादा भाग लें मतलब तो वह हो गया उसका टीम इवेंट। तो सरबजोत सिंह है एक अम्बाला से, उसके साथ मिलकर जीते हैं। तो 2 मेडल आते हैं हमारे किसमें? हमारे शूटिंग में आते हैं 2 मेडल, ठीक है साहब। इसके बाद मैंने शूटिंग लिख दिया, इसके बाद एक मेडल आता है हमारा रेसलिंग में। आर से तो नहीं बनेगा ना, डब्ल्यू से बनता है रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग। तो एक इसमें आता है, शूटिंग में आते हैं हमारे 2। रेसलिंग में आपके कौन? झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ही है, कौन? अमन सहरावत, 57 किलोग्राम में, और इनका आई थिंक जन्म है 2003 के आसपास का, 21 साल के हैं शायद ये। तो लेकर आते हैं यह भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। और एक मेडल आता है हमारा जेवलिन में, जेवलिन थ्रो है ना, जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा करते हैं, पानीपत के खंडरा गांव से हैं। 1997 में इनका जन्म है। अब ये 27 हाँ 28 साल के होने वाले हैं तकरीबन, 27 से 28 जो भी है। तो यह कितने? 4 मेडल हो गए। और 5वां हमारा मेडल है जो कि हमारा इंडियन हॉकी, IH लिख देता हूँ। तो इसमें हमारे हरियाणा से कुछ प्लेयर थे जो कि इन्होंने उसमें टीम में एफर्ट किया, और 5वां हमारा हरियाणा का इसमें योगदान हो जाता है। एक मेडल जो आपके महाराष्ट्र की तरफ से हैं, कौन है वो? स्वप्निल कुसाले ऐसा करके कुछ नाम है, वह भी शूटिंग में लेकर आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं हरियाणा से 24 खिलाड़ी गए थे, अगर पूरे भारत की बात करें 117 खिलाड़ी गए थे। इसके साथ साथ बहुत सारे कोच भी वहाँ पर गए हुए।
यह तो सिर्फ जस्ट खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा 117 और भारत से 100, हरियाणा से 24 और भारत से 117। इसके साथ साथ कोच भी गए हुए थे, बहुत सारे प्लेयर, बहुत ज़्यादा प्लेयर खुद का 1 या 2 कोच लेकर जा सकते थे। और हाँ, जैसे कि इंडियन टीम है तो शायद 2 या 3 कोच तो उसी के साथ गए होंगे जैसे, लेकिन मनु भाकर है उसके साथ भी 101% कोच गया होगा। जो आपके सरबजोत सिंह है उनके साथ भी एक कोच गया होगा, नीरज चोपड़ा के साथ भी एक कोच गया होगा। तो इसी प्रकार से जितने तकरीबन ये खिलाड़ी हैं तकरीबन तकरीबन उतने ही कोच गए हैं, क्योंकि टीम इवेंट तो हमारे पास जस्ट हॉकी था जिसमें जीत कर आए हैं, तो बाकी तो इंडिविजुअल थे और वो सभी के सभी अपने अपने कोच लेकर जा सकते थे, जो कि लेकर गए भी हैं। तो तकरीबन इतने ही खिलाड़ी और इतने ही आपके कोच थे, तकरीबन कोच उससे थोड़े कम थे, होने भी चाहिए, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा कोच गए हुए थे। और इसके साथ साथ आपके जो फिजिशियन होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, तो वह भी मतलब कि बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे। कहाँ पर हुआ था ये? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पर है आपका? यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में। ओके, जो हमारे पिछली बार था वो हुआ था आपका टोक्यो, टोक्यो में हुआ था, है ना, 2020। लेकिन 2020 में ये नहीं हुए थे, 21 में हुए थे। तो भारत ने 7 मेडल जीते थे जिसमें से 1 गोल्ड आया था, बाकी आपके गोल्ड अब की बार आपका कोई भी गोल्ड नहीं आया। ठीक है, और यह भी आपका नीरज चोपड़ा लेकर आए थे इंडिविजुअल गेम में। इससे पहले 2008 में आपके आपका क्या था, शूटिंग में ही आपका 1 गोल्ड आया था। चलिए, आई थिंक इतनी सारी जानकारी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ ली होगी। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हरियाणा सरकार ने हरियाणा को कब तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार का टारगेट है 2030 तक, 2030 तक हरियाणा सरकार बोल रही है कि हम हरियाणा के अंदर जो प्रदूषण है ना, चाहे आपका पराली का प्रदूषण हो, चाहे आपके व्हीकल्स का प्रदूषण हो, चाहे आपके फैक्ट्रियों का प्रदूषण हो, ठीक है, तो वह आपका बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे। कैसे करेंगे साहब? क्योंकि जो भी आपका गाड़ियों से क्या धुआं निकलता है, जो कि आपके वातावरण को, पर्यावरण को ख़राब करता है, काफ़ी नुकसानदायक होता है, उसकी जगह अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटी आ चुकी हैं। और अभी तो 6 साल बाकी हैं 2030 के, अभी 25 स्टार्ट ही होने वाला है, तो 6 से 7 साल अभी बाकी हैं, 6 साल, ठीक है, क्योंकि 2030 के एंड तक भी कर सकते हैं, ये 2030 का तो टारगेट ही रखा है, तो 6 से 7 साल बाकी हैं। तो उसमें क्या करेंगे ये लोग? तब तक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ चुकी होंगी। अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करने लग गई, बिल्कुल सेफ्टी के साथ इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बना देती है। ठीक है, अगर हम और बात करें, जैसे बोल देते हैं कि पराली से धुआं हो गया, वैसे ज़्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर होता भी है, जितना भी होता है, तो इसके भी उपकरण ऐसे आ जाएंगे कि पराली को भी यूटिलाइज कर सकेंगे, तब हमें जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात रहती है कंपनियों की, तो कंपनियों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ ही जाएगी। चलिए, तो 2030 याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025। लेकिन मैं बात कर लूँ भारत ने, तो भारत ने टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हरियाणा की बात करें 2025 तक टीवी मुक्त, और 2030 तक भारत सरकार ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा ने कब तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया है? तो हरियाणा के हर एक गांव में, हर एक घर तक नल जल पहुंच चुका है। कब तक? 14 अगस्त 2024 तक। तो हरियाणा के अलावा 10 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने यह कार्य इसी डेट तक कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी मुहिम है, तो यह तो कंप्लीट हो ही गई। नई शिक्षा नीति 12वीं तक की क्या रहने वाली है? 5+3+3+4। अब इस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी में 2020 जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें यह उल्लेखित है, उसमें लिखा गया है कि अब आपकी शिक्षाएं किस प्रकार होंगी। 12 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 10वीं तक की, तो आपकी इस पैटर्न से होंगी, 5+3+3+4 वाला। और जो आपकी आगे की शिक्षा है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो आप ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स जस्ट 4 साल के अंदर कर सकते हो। तो अब यह तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज के अंदर अभी 2025 से यह लागू हो जाएगी। वैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो यह लागू भी हो गई है, लेकिन बीच में कोविड आ गया और थोड़ा सा यह एजुकेशन पॉलिसी इसी वजह से लेट होगी। लेकिन अनाउंस ही यह 2023 में हुई, मतलब कि बनकर तैयार हुई और इसको लागू करने का कार्य किया गया। तो इसी वजह से 2023 में भी यह काफ़ी स्थानों पर, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लागू है, 24 में भी, और अब 25 में तो ऑलमोस्ट हर एक
स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें तो NEP आपकी 2020 लागू हो जाएगी। देखिए NEP का क्या मतलब है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 2020 यानी 2020 वाली। तो बता दूं दोस्तों कि इससे पहले आपकी 2 और एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। सबसे पहले आपकी एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में, NEP 1968। उसके बाद आती है 1968 के बाद आती है आपकी 86। तो इस दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, 68 को 86 कर दो, और अब तीसरी ये आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अभी। तो हरियाणा में है महिपाल ढांडा, ये धंधा नहीं है, ढांडा है ये। ढांडा को कैसे याद रखोगे, देखिए शिक्षा मंत्री पूछा, शिक्षा कहाँ मिलेगी, स्कूल में ही मिलेगी। जब हम स्कूल नहीं जाते थे तो उससे अगले दिन भाई डंडों से पिटाई होती थी, किससे, टीचर से। पूछते थे भाई कल क्यों नहीं आया, तो हमारे पास कोई स्पेशली जवाब नहीं होता था, क्योंकि हम तो वैसे ही रह गए थे, भला स्कूल में कौन जाए, है ना, तब सोचते थे, लेकिन गलत सोचते थे। डंडे से याद करो, ढांडा, डंडे लगते थे, तो मतलब डांडा, डंडा, ढांडा, ढांडा, डंडा, डंडा, ढांडा। और महिपाल, महिपाल ढांडा है अभी हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री। अगर भारत की बात करें तो भारत के हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्या है, धर्मेंद्र प्रधान है आपके एजुकेशन मिनिस्टर, और ये अभी बनाए गए हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह है अभी लेटेस्ट हरियाणा जीके का प्रश्न है। बात करें हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष की, तो इनका क्या नाम है, रेणु भाटिया। भाई देख लो, रेणु भाटिया जी है। और क्या है कि ये पहले से ही अध्यक्ष है। देखिए अभी अध्यक्ष क्या हो गया, कार्यकाल कंप्लीट हो गया था, लेकिन दोबारा से इन्हीं को बना दिया गया। क्यों, क्योंकि इनका कार्यकाल देखा और अच्छा लगा, तो इन्हीं को बढ़ा दे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। किसके, महिला आयोग की। लेकिन बात कर ले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो यह है श्रुति चौधरी पर। याद कैसे रखोगे, देखिए महिला, महिला तो है ही ये, और बाल मतलब महिला और बाल, बाल मतलब कि बच्चे, महिला और बच्चों की जो सुनेगा, श्रुति करेगा भाई श्रुति चौधरी, तो वही भाई क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। जो महिलाओं की और बच्चों की सुनेगा तो श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी आपका एक प्रश्न आया था ऊपर, किरण चौधरी जो अभी नए राज्यसभा के संसद चुने गए हैं, अभी रेखा शर्मा से पहले वही चुनी गई थी। तो क्या है, यह उनकी पुत्री है, यह उनकी लड़की है, विदेश से यह पढ़कर आई हुई है, और वकालत की डिग्री इन्होंने कर रखी है। और तो शाम कहाँ पर आपका, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो शाम से इन्होंने, तो शाम विधानसभा से चुनाव इन्होंने जीता है। चलिए, और अभी हरियाणा के अंदर क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है ये। पुरानी संसद का नाम क्या रखा गया है, तो आप सबको, बहुत सारे लोगों को तो पता हो हीगा कि हमारी एक पुरानी संसद है और एक अभी नई संसद हमारी बन चुकी है। ठीक है, जो नई वाली संसद है वह है हमारी त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार नहीं, त्रिकोणाकार। ठीक है, मतलब उसके 3 कोने हैं। ठीक है, और हमारी जो पुरानी संसद है वह है हमारी वृत्ताकार, तो दोनों आसपास ही बनाई गई है। अब पुरानी वाले में तो कोई बैठता है नहीं, तो जितने भी सांसद हैं वह नई संसद में बैठेंगे। ओके, तो जो पुराने वाली संसद है अब उसको खोल भी दिया गया है, बुक फेयर और ये कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो उसका अब एक नाम रखने के लिए सोचा गया, तो उसका नाम रखेंगे संविधान सदन। काफ़ी अच्छा नाम है, क्योंकि 2 ही सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। राज्यसभा मतलब राज करेगा किस पर भाई, लोगों पर। लोग तो लोग मतलब लोग तो नीचे हो गए, राज क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि 3 आर्टिकल, 3 अनुच्छेद याद रखिए, 79, 80 और 81, यानी 79, 80 और 81। 79 बताता है कि भारत के अंदर एक संसद होगी, यानी कि एक पार्लियामेंट होगी। तो उसका ऊपर वाला सदन कौन सा है, राज्यसभा सदन, तो यह बताएगा 80। नीचे वाला सदन कौन सा है, लोकसभा सदन, यह बताएगा आपको 81। तो 3 आर्टिकल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेट करके, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे ही पढ़ोगे तो यकीन करो आप चाह कर भी नहीं भूल पाओगे, इस बात का मेरे आप लोगों के साथ गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा ने राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार किस श्रेणी में जीता। तो हरियाणा ने अभी एक पुरस्कार जीता है, गोपाल पुरस्कार है। तो यह किस श्रेणी में जीता है, तो बता दूं मैं आपको, सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी मवेशी और भैंस पालने वाले डेयरी किसानों की श्रेणी में। और लगातार अब की बार तीसरी बार जीता है। नो डाउट कि हरियाणा के अंदर भैंस काफ़ी अच्छे होते हैं, मवेशी काफ़ी अच्छे होते हैं, और यह डायरी किसानों की एक
प्रोग्राम है जिसमें इसी श्रेणी में यह प्रोग्राम जीता गया है और उसको पुरस्कार मिला है गोपाल पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि करंट का है तो आ भी सकता है भाई। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन भी आ सकता है यहाँ पर। देखिए बात हो रही है मानवाधिकार की, ठीक है, यानी मानव अधिकार, अधिकारों की बात हो रही है किसकी? मानव की। तो वह अधिकार कौन दिलवा सकता है भाई? कोई जस्टिस ही तो दिलवा सकता है, कोई कोई जज ही तो दिलवा सकता है। तो रिटायर्ड है ये, रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा। बस जस्टिस वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न, किसको मिस चाम इंडिया 2024 अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो शिवांगी देसाई हैं जिसको मिस इंडिया चाम 2024 अभी प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, आईपीएल 2025 में के ऑक्शन में भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत है, इन्होंने इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा है। अगर हम आगे बात करें, फरवरी 2025 में हरियाणा के किस स्थान पर सूरज कुंड का मेला लगने वाला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए एक आपका मेला लगेगा अभी, जैसे कि हरियाणा के अंदर हर वर्ष एक मेला लगता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आपका एक मेला लगेगा अब की बार 7 से 23 या 24 फरवरी, तकरीबन आपका 17 दिनों के लिए, और 38वां मेला होगा। सभी यहाँ पर जितने मैं सर्कल के अंदर फिट कर दिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 1987 में शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किसकी? आपके सूरज कुंड मेले की। तो सूरज कुंड मेला 1987 से लगता आ रहा है, अब की बार ये 38वां है, यह भी पॉइंट नोट कर लो। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? अभी आपको पता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन की मृत्यु, उनका निधन हो गया है और ये तबला वादक थे। तो पूछ रहे हैं कि इनको पद्म विभूषण, देखिए पद्म आपके 3 प्रकार के अवार्ड होते हैं, एक पद्म श्री जो कि सबसे पहले मिलता है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इनको 2023 में इस प्रकार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार ने बोल भी दिया है अभी 2023 में ही कि पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 10,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा पेंशन के रूप में। तो जाकिर हुसैन के बारे में इतनी सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि ये तबला वादक थे। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ, अभी महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो महाकुंभ मेला 2025 के लिए किस सहायक बोट को लॉन्च किया? तो कुंभ सहायक, काफ़ी अच्छा नाम है। और बता दो कि आपके यूपी के प्रयागराज वहीं पर यह है होगा मेला। और देखिए यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसी वजह से क्या बोल देंगे कि एक 76वां डिस्ट्रिक्ट, एक 76वां जिला महाकुंभ यह बनाया जाएगा। और इसके अंदर लगभग आपके 67 गाँव हैं और आपकी 4 तहसीलें हैं। अभी यूपी सरकार ने इसका एक घोषणा की है कि जब तक कुंभ चलेगा यह एक अलग डिस्ट्रिक्ट रहेगा और जहाँ पर काफ़ी सख्ताई भी की जाएगी। तो काफ़ी करोड़ों लोग आने वाले हैं अब की बार, महाकुंभ है ये। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ, ये तो हो गया। अगला, टाइम मैगजीन में 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर, 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया पर्सन ऑफ द ईयर। कब? 2024 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के कौन से क्रिकेट प्लेयर ने अभी अभी संन्यास लिया है? तो आर अश्विन ने, जो कि स्पिनर गेंदबाज है, इन्होंने अभी अभी क्या किया है? संन्यास ले लिया है। भारत में पहली बार गीता जयंती कब मनाई गई? तो 1948 में। देखिए हरियाणा के अंदर हर वर्ष क्या होता है कि गीता महोत्सव या गीता जयंती का आयोजन किया जाता है। जनवरी से दिसंबर माह में ये लगभग हर वर्ष चलता है। 2017 में क्या किया गया? इसको इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, वहाँ पर इसको वायरल किया गया और तब से इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो गया। अब की बार 2024 में क्या किया गया? ऑनलाइन प्रसारण किया गया विदेशों में बैठे लोगों को बिल्कुल हूबहू सभी चीज़ें दिखाने के लिए। तो 1948 में पहली बार गीता जयंती का मेला लगा था और अभी 2024 में अभी कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हर वर्ष कुरुक्षेत्र में लगता है, KKR। तो अभी इसका समापन हुआ है 29 तारीख से और यह 29 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक यह मेला, इसका आयोजन किया गया था। चलिए, और जब भी बात आए कुरुक्षेत्र की तो इस बात को मत भूलिएगा, यहीं पर हमारी हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी है। कौन सी? आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और इसकी जो नींव रखी थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। कब? 1956 में। और ठीक 1956 से 20 साल के बाद आपकी 1976 में बन जाती है MDU। ओके ब्रो। तो चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन,
इसके लिए अभी लोकसभा में वोटिंग हुई है, जिसमें 269 वोट क्या हुआ है, फेवर में आपके पक्ष में आए हैं, और 198 यह क्या है आपके विपक्ष में आए हैं। तो इस वजह से ज़्यादा वोट कहाँ पर है, लोकसभा में है, तो लोकसभा में तो इसको डाल दिया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना का संबंध हरियाणा में किससे है, महिलाओं से है, बच्चों से है, बुजुर्गों से है, तो गृहिणियों से है, जो लेडीज़ घर पे रहते हैं, तो उनको 2100 रुपये पर मंथ अब दिए जाएंगे। कब से, जनवरी 2025 से। तो एक योजना यह है, एक सखी बीमा योजना, एक दो और योजना, सभी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने अभी अभी पुलिस डिपार्टमेंट में कौन से चेंजेस किए हैं या कौन सी रोक लगाई है, तो ऑन ड्यूटी, जो पुलिस वाला मोबाइल पर ऑन ड्यूटी बात करे तो वह अलाउड नहीं है, ऐसा कहा है कि हरियाणा सरकार ने उनके ऑन ड्यूटी पर अभी क्या कर दिया है, बिल्कुल लगाम खींच दिया कि भाई अब आप बात नहीं कर सकते ड्यूटी पर रहते हुए। इमरजेंसी कॉल वगैरह एक अलग बात है, लेकिन आप सारा दिन बैठ कर खेलते हो, ध्यान कहीं और है, तो यह बातें अब नहीं चलेंगी। हरियाणा का वर्तमान लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात का क्या मतलब होता है कि जैसे कि 1000 लड़कों ने जन्म ले लिया, तब कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, तो उसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है केरला का, 1084 लड़कियां, ठीक है, 1084, और सबसे कम किसका है, 2011 के डेटा के अनुसार हरियाणा का 879। तो 879 हरियाणा का 2011 में है। अभी कितना हो चुका है, अभी 920 के आसपास हो चुका है, क्योंकि 2023 का डेटा है, ये भी डेटा पुराना हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जब भी देखिए यहाँ पर बात आई है लिंगानुपात की, और 2011 में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन यदि 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपसे पूछ ले जाए, तब आपको ध्यान रखना है कि 2011 में हरियाणा का स्पेशली अगर बात करता हूँ, तो क्षेत्रफल में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। मैं बार बार बोलता हूँ, इनको छोटे हल्के क्वेश्चन मत समझिएगा, यही आपको आगे लेकर जाएंगे। तो सिरसा सबसे बड़ा है किसमें, क्षेत्रफल में, मतलब कि एरिया में, और फरीदाबाद सबसे छोटा है, जो कि आपके गुड़गांव के पास है, दिल्ली के पास है। फरीदाबाद सबसे छोटा ही और सिरसा सबसे बड़ा, ठीक है साहब। अब हुआ क्या 2011 में, यह तो क्षेत्रफल की बात होगी। अगर मैं बात करूँ जनसंख्या की, तो जनसंख्या में आपका सबसे बड़ा है फरीदाबाद, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वही जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है जनसंख्या में, तो वह है आपका PKL, मतलब कि पंचकूला। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इनको याद करते रहना, बस PDF वगैरह आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। और आप एक काम करना, टेलीग्राम का आप लिंक जैसे ही खोलोगे तभी आपको ज्वाइन कर लेना, और PDF आपको वहीं से मिल जाएगी। अगला प्रश्न, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोबाइल किस देश के द्वारा बनाए जाते हैं, तो चाइना के द्वारा, और भारत इस मामले में अब दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न, NCR का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर बनेगा, तो अलवर के अंदर। NCR की बात कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए क्या होता है कि 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया जाता है, और बोल दिया जाता है कि दिल्ली को एक NCR के अंदर रखेंगे, और एक NCR रीजन क्रिएट किया जाएगा। तो NCR के अंदर अब 3 स्टेट आते हैं, कौन कौन, हरियाणा, राजस्थान और आपका UP। पंजाब इसमें नहीं आता। कौन कौन आएंगे, राजस्थान, UP और हरियाणा, जिसमें जो आपका NCR एरिया है उसमें 57%, मतलब कि आधे से ज़्यादा क्या है, हरियाणा आता है, मतलब हरियाणा का 57% उसमें आता है। अगर मैं बात करूं हरियाणा, इसमें कुल 3 जिले हैं, सॉरी 3 राज्य हैं, यानी 3 स्टेट, और 24 आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन 24 में से आपके तकरीबन 14 हरियाणा से हैं, मतलब 14 जिले हरियाणा के हैं, और 2 जिले आपके राजस्थान के हैं, तो बच जाते हैं 8 जिले, यह हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो इस प्रकार से NCR को रखा गया है। चलिए तो NCR जो हरियाणा है उसका कितना प्रतिशत आता है, उसमें 57% आता है, और हरियाणा का सबसे ज़्यादा, बाकी जो दोनों अन्य राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाग हरियाणा का ही आता है। NCR की बात कर रहे थे हम। चलिए, ये और जो स्पेशली क्वेश्चन था वह तो हमने छोड़ ही दिया, कि अभी जो चिड़ियाघर है वह कहाँ पर खोला जाएगा, तो वह चिड़ियाघर आपका अलवर में। अलवर कहाँ पर, आपका राजस्थान में। बात आती है चिड़ियाघर, तो हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। सबसे पहले आपका रोहतक में, फिर आपका कुरुक्षेत्र में, यानी पिपली है एग्जैक्ट, ठीक है, और सबसे आखिर में आपका बनता है भिवानी, और आई थिंक इसका भी अभी नाम भी चेंज हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो 15वीं। कब से कब तक है ये, 2024 से 2029 तक के लिए यह 15वीं विधानसभा चली हुई है। इससे पहले 14वीं विधानसभा और 13वीं विधानसभा पर खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर रह चुके हैं। तो यह कौन सी है, 15वीं है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी हैं। ओके साहब, और ये जो नायब सिंह सैनी है, यह
कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो यह एक बार पहले, और पहले जस्ट 5-6 महीने के लिए वैसे ही बैठाया गया था इनको, और एक बार अब, लेकिन यह उनका काउंट हो गया, तो अब यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 11वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं, मतलब कि 10 इनसे पहले, आपसे पहले बन चुके हैं। किनसे? नायब सिंह सैनी से। और 15वीं विधानसभा की क्या है, ये चुनाव हुए। तो 3 का 3 डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम आगे बात करें हरियाणा शिक्षा बोर्ड, उसकी बात होगी HBSC की, उसके नए चेयरपर्सन कौन है, तो पंकज अग्रवाल है, पूर्व ISB है ये, IASB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सखी बीमा योजना कहाँ से शुरू की, तो कहाँ से शुरू की, तो वही बात है कि 9 दिसंबर 2024 को शुरू की। देश की महिलाओं को सौगात दिलाएगी, 3 वर्ष स्टाइफंड मिलेगा। पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया गया। मैंने पहले अच्छे तरीके से आपको करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं कि RBI के नए गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा इनका नाम है। 26वें ये गवर्नर है, और इससे पहले क्या नाम था, सशक्तिकांत दास। 6 वर्ष 2018 के आसपास यहाँ पर आए थे, तो 6 साल से यहीं रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे 2018 से ये, 2018 से ये यही, मतलब कि इसी पद पर 2018 में लगभग इनको नियुक्त, मतलब नए गवर्नर बने थे, और तब से ये 6 साल के लिए क्या हो गया, पद पर थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने नए जिले प्रस्तावित हैं। स्टार्टिंग में 3 जिले बोला गया था, अब एक और जिला जोड़ दिया, तो 4 जिले प्रस्तावित है। तो अभी 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, तो 26 जिले बन जाएंगे भाई। अगर आप बाद में वीडियो देखो तो हो सकता है बना भी दिए गए हों, लेकिन अभी तो 3 से 4 जिले प्रस्तावित है। पर यकीन कीजिए, कुछ नहीं कह सकते, क्या पता 5 जिले और बन जाएँ हरियाणा के अंदर। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती आपका चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन रहा, तो हरियाणा रहा। इसने क्या किया, 14 गोल्ड जीते हैं इसमें। 2024 में किस एक्टर को एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो राजकुमार राव को। इनकी स्त्री 2 जो मूवी है काफ़ी बेहतर रही है ये। भारत टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा, 2030 तक। हरियाणा 2025 तक। और हरियाणा जो आपका प्रदूषण मुक्त है वह है 2025 तक, सॉरी 2030 तक। इंडियन रेड क्रॉस के हरियाणा के चेयरमैन कौन बने हैं, तो अंकुश मिगलानी बने हैं अभी। अंकुश मिगलानी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकुश मिगलानी क्या बने हैं ये, इंडियन रेड क्रॉस के हरियाणा के चेयरपर्सन। अभी हाल ही में OTT के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बने हैं, जयदीप अहलावत जी का संबंध हरियाणा से है। 2 अवार्ड हैं इनको मिले, जो कि एक महाराजा फिल्म और दूसरा जाने जा के लिए। जाने जा के लिए बेस्ट एक्टर मेल, और महाराजा के लिए बेस्ट एक्टर सहायक यानी सपोर्टिंग, उसमें इनको दूसरा अवार्ड मिला है। हरियाणा में कहाँ पर पहला यूनानी कॉलेज खोला जाएगा, तो अकेड़ा जो कि आपका नूह के अंदर है, वहाँ पर पहला आपका यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। याद कैसे रखोगे, देखिए भाई, जो यूनान है, यूनान अब तो हरियाणा के अंदर भी उसका कॉलेज खोलेगा, तो हम सबकी अकड़ निकाल देंगे भाई, अकड़ निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा में सिख राजधानी किस शहर को बोला गया, तो यमुनानगर के अंदर है एक शहर लोहागढ़। इस लोहागढ़ को हरियाणा में सिख राजधानी बोला जाता है। हरियाणा में सिख समुदाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सिरसा। मेवात में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय। जब भी बात आई यमुनानगर की, यह कब बना था, 1 नवंबर 1989 को इसको बनाया गया था। 4 जिले एक साथ बने थे, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। और इसमें से पानीपत को फिर जिले के दर्जे से हटा दिया, और दूसरी बार फिर उसको 1991-92 में उसको दोबारा से जिला बनाया गया। कहाँ पर है ये, लोहागढ़ आपका यमुनानगर, जहाँ पर जिसको आप यमुनानगर को आप पेपर सिटी और आपको लकड़ी सिटी आप उसको बोलते हैं। सोलर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है, तो नांदा गांव है, जो कि आपका चरखी दादरी के अंदर है। चरखी दादरी के अंदर आता है आपका नांदा गांव, जो कि आपका सोलर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला हरियाणा का ये पहला गांव है। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला महिला सैनिक कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है, तो खुडाना कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। बाजरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन कौन से, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और जो आपका राजस्थान के लगते हैं महेंद्रगढ़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों भी उगाई जाती है। क्योंकि पानी कम देना पड़ता है, पानी की समस्या उस तरफ रहती ही है। जो आपका महेंद्रगढ़ है, 3 तरफ से उसको राजस्थान घेर लेता है। ठीक है, और राजस्थान और पंजाब दोनों को, एक तो आपको फतेहाबाद और एक सिरसा, 2 जिले टच करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के नए ओवैसी, ऊपर भी कर लिया, भारत भूषण सिंह है ये मुख्यमंत्री के नए ओवैसी। अगला प्रश्न, हरियाणा में कहाँ तक मेट्रो को मंजूरी मिल गई है, तो जो आपका दिल्ली है, दिल्ली से करनाल कहाँ पर, NH44 पर है ये करनाल। देखिए, दिल्ली से पहले मेट्रो आएगी सोनीपत, फिर पानीपत और फिर करनाल, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से गुजरने वाली है हरियाणा की अगर बात करें तो।
तो लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय निकल जाएगा, क्योंकि अभी तो जस्ट एक अनाउंसमेंट हुई है। इसको बनाने का काम, क्योंकि बोला गया है कि 17 आपके स्टेशन होंगे, तो 17 जगह रुकेगी, वहाँ से सवारियाँ उठानी, और बहुत बड़ा वहाँ पर एक पुल बनाना, या फिर बहुत बड़ा एक आपका रेलवे मेट्रो स्टेशन बनाना। तो अभी उसके लिए आपको कम से कम 10 साल की तो ज़रूरत है ही है। तो अभी तो जस्ट प्रस्तावित हुई है, काफ़ी लंबा समय इसमें निकल जाएगा। वर्तमान में हरियाणा सरकार में जेल मंत्री कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपके अरविंद शर्मा जी हैं, जो कि आपके गोहाना से हैं। देखिए गोहाना आपका कहाँ पर आता है? पानीपत में आता है। तो पानीपत आपका कब बना था? 1972 में आपका बनाया गया था। पानीपत और आपका भिवानी। हम बात कर रहे हैं अभी अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा अभी क्या है? जेल मंत्री हैं, याद कर लीजिएगा। साथ के साथ ये चुनाव मंत्री भी हैं। साथ के साथ ये क्या है? सहकारिता मंत्री, और आपके पर्यटन विभाग भी इन्हीं को दिया गया। तो 3 से 4 बड़े विभाग इनको मिले हैं। कैबिनेट के मंत्री हैं अरविंद शर्मा। अब की बार गोहाना से जीते हैं, लेकिन पिछली बार ये एमपी थे। ये क्या थे? एमपी थे। किस चीज़ के? ये है आपके लोकसभा के एमपी थे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी रोहतक से जीते थे, रोहतक से। अब की बार रोहतक से तो इन्होंने नहीं चुनाव लड़ा। कहाँ से लड़ा? गोहाना। कहाँ पर आता है? सोनीपत के अंदर आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मन्नू भाकर ने भाई 2 मेडल जीते हैं। अभी अच्छे डिटेल से करवाया है। तीसरा मेडल झज्जर से आया है आपका अमन सहरावत का, यानी कि अकेली झज्जर डिस्ट्रिक्ट का। देखिए पूरे भारत से आते हैं 6 मेडल अब की बार 2024 में, जिसमें से 3 मेडल आ जाते हैं आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या बात है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट हर तरफ छाई हुई है अब तो। हरियाणा में 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला? तो भाई 4 लोगों को मिला है, 4 लोगों को। तो ये 4 लोग कौन कौन है? देखिए अभी करवा देता हूँ मैं आपको, अभी करवा दूंगा। जो ये 4 लोग हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ये 4 लोग हैं, 4 लोगों को अब की बार हरियाणा से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जो कि 4 के 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न 101% आएगा। ये मैं लिख कर भी दे सकता हूँ, किसी भी एग्जाम में आए। देखिए 2024 में 4 लोगों कौन कौन है वो, तो 4 लोग आपको एक ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा। इसको ट्रिक ही समझना, किसी का स्पेशल कोई इससे संबंध नहीं है, जस्ट फॉर ट्रिक, जस्ट आपको याद करने के लिए इतना ही मोटिव है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू क्या क्या आ सकता है? नाम आ सकता है, किस क्षेत्र में मिला है वह आ सकता है, कहाँ से है वो आ सकता है। ठीक है, ये महावीर गुड्डू इनका नाम है। एक वर्ड पकड़ लीजिए, गुड्डू। गुड्डू से आप इसको जोड़ दो आगे, गुड्डू गुडिया। गुड्डू गुडिया का खेल कौन दिखाता है? भाई कलाकार ही तो दिखाते हैं। और कलाकार, कला कला, और महावीर गुड्डू जी भी क्या है? कलाकार हैं। तो कला के क्षेत्र में महावीर गुड्डू को पद्मश्री की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कहाँ से है? जींद डिस्ट्रिक्ट के गांगुली गांव से। तो 4 प्रश्न बन जाते हैं, नाम, फील्ड, डिस्ट्रिक्ट और गांव। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लो। महावीर गुड्डू, गुड्डू से बना दिया गुडिया। गुडिया का खेल दिखाता है कलाकार, कलाकार से कला, और जींद डिस्ट्रिक्ट है और गांगुली गांव है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे की, कि दूसरे किसको मिला है। तो जो आपके दूसरे व्यक्ति हैं वह है आपके डॉक्टर रामचंद्र। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग। ठीक है साहब, सिहाग। कहाँ से है ये? हिसार से है ये। हिसार के शिवानी बोलान ऐसे करके कुछ गांव है, तो वहाँ पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और किस में मिला है इनको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है साहब, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाओगे? देखिए जो आपकी विज्ञान है, यानी कि जो आपकी साइंस है, पहले वह भगवान राम को मानती नहीं थी। भगवान राम का ही तो नाम है रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र सिहाग। तो भगवान राम का नाम है रामचंद्र, पूरा नाम उनका रामचंद्र है। तो क्या है कि साइंस पहले नहीं मानती थी भगवान होता है, लेकिन अब आज के टाइम पे बोलते कि हाँ एग्जिस्ट तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो साइंस किसको मान गए भाई? राम को। तो रामचंद्र को किस में मिला? साइंस में मिला। कहाँ से है? हिसार के शिवानी बुलान गांव से है। अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में तीसरे व्यक्ति को किसको मिला है, तो वह है आपके गुरविंदर। गुरविंदर, ठीक है, इनका नाम है गुरविंदर। किस में मिला है इनको? सामाजिक क्षेत्र में,
तो सामाजिक क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। और कहाँ से है ये? सिरसा से है। तो 3 पॉइंट हैं, कैसे याद रखोगे? सबसे पहले गुरविंदर। गुरविंदर में एक वर्ड नजर आया हमें, गुर से बना दो भाई गुरु। और गुरु क्या करने का कार्य है उनका? समाज का कल्याण, है ना, समाज का कल्याण। समाज मतलब कि सामाजिक। कौन? गुरु और सामाजिक, ठीक है। गुरु से गुरविंदर, सामाजिक से आपका सामाजिक क्षेत्र। समाज का भला करेंगे तो सामाजिक क्षेत्र का तो भला होगा ही, है ना। तो ठीक है, कहाँ से? सिरसा से है। अब याद कैसे रखोगे कि सिरसा से? देखिए गुरविंदर, गुरविंदर हमें एक जो सिख समुदाय है उसका नाम लगता है, क्योंकि हिंदू की अगर बात करते हैं तो वो क्या सुरेंद्र, बलिंदर इस प्रकार के रखते हैं। गुरविंदर तो शायद नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम ट्रिक के लिए याद करें गुरविंदर, गुरु, है ना। जो सिखों 10 गुरु थे उनसे याद कर लो गुरु। वो सिख समुदाय हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। तो देखिए सिरसा सिख, सा, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बात होती है सबसे ज़्यादा सिख सिरसा में, सबसे ज़्यादा जो आपके मुस्लिम समुदाय है वह है आपका मेवात में। माँ मेवात, माँ मुस्लिम, सा सिरसा, सा सिख। तो इजी है, हो जाएगा। हमारा 4th एंड लास्ट कंटेस्टेंट, ठीक है। ये कंटेस्टेंट का इनका क्या नाम है जो जिनको मिला है? तो इनका नाम है आपका, बताइए क्या नाम है? डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डॉक्टर हरिओम। देखिए हरिओम इनको मिला है कृषि क्षेत्र में। याद कैसे रखोगे साहब? बस हरिओम, बस हरिओम को पकड़ लो एक बार। हरिओम को देखो, देखिए हरिओम, जब भी कोई किसान, कोई मजदूर अपने खेतों पर जाता है तो सबसे पहले वह ग्रेंटेड जनरली यही बोलता है हरिओम परमात्मा की, हे मेरे राम, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हरि ओम, हरि ओम। भगवान का नाम है हरिओम, हरिओम परमात्मा। तो कि जो कुछ भी देना है आपने ही देना है। कौन कहता है? किसान। तो इस वजह से कृषि क्षेत्र में इनको मिला है। कहाँ से है ये? जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं और सफीदों से है ये। तो देखिए चारों के चार हमने बिल्कुल बारीकी से कर भी दिए और आप लोगों को याद भी हो गए होंगे, इस बात की भी गारंटी है। हाँ, अब भारत सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया? देखिए 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं जो पद्म में आते हैं। पहला पद्मश्री, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्म विभूषण। तो 3 प्रकार के यह अवार्ड होते हैं। भारत सरकार ने क्या बोला अभी जून 22-23 के आसपास, 2023 के आसपास, कि जिनको कोई भी पद्म पुरस्कार प्राप्त है उसको 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे। 10,000 रुपये, तो काफ़ी अच्छी मेहनताना है ये। 10,000 रुपये मासिक, मासिक की बात कर रहा हूँ मैं, मासिक, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब आपकी पद्म श्री के बारे में तो हमने देख ही लिया कि यह तो भारत सरकार ने शुरू की है। तो हरियाणा सरकार ने क्या की है? तो हरियाणा सरकार ने बोल दिया कि भाई जिन लोगों को पद्म मिल चुका है, कि जिनको पद्म मिल चुका है वह है वोल्वो बस में, उनकी लाइफ टाइम यात्रा फ्री रहेगी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अब बचते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट 2 प्रश्न और इसके साथ साथ 150 और एडिशनल प्रश्न, क्योंकि अभी हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो ये कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में 5 बार हरियाणा सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और यह एकमात्र है जिसने 5 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। और सबसे ज़्यादा बार ली है किसने? 5 बार ओम प्रकाश चौटाला ने। और सबसे कम कार्यकाल 5 या 6 दिन का, 5 दिन भी आ सकता है और 6 दिन भी आ सकता है, क्योंकि 12 जुलाई से 18 जुलाई 1990 तक, ठीक है। तो एक बार ये 5 या 6 दिनों के लिए भी मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो 5 बार इनका सबसे ज़्यादा बार कार्यकाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल इनका 6 से 7 साल ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 5 बार बने हैं। कौन? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और इनके बारे में, तो इनका जन्म होता है 1935 में और इनकी डेथ हो जाती है 2024 में। तकरीबन 89 ईयर्स के थे ये, 89 साल के थे। और अभी 10वीं इन्होंने वहाँ पर रह कर की, कहाँ पर? आपके जेल के अंदर। और इनके करैक्टर पर एक मूवी भी बनी है 10वीं करके, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है वो, उसको भी देखिएगा, सेम स्टोरी दिखाई गई है। तो आगे इनके जो आगे बच्चे हैं जैसे कि अजय चौटाला और अभय चौटाला, तो वह भी राजनीति में सक्रिय हैं आगे चलकर। तो इन्होंने आईएनएलडी पार्टी से चुनाव जीता और आज भी आईएनएलडी पार्टी एग्जिस्ट करती है हरियाणा के अंदर। इसमें से एक ब्रांच निकली थी एक बार जेजेपी, जिसको पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 14% कुछ यानी 15% मान लेते हैं कि वोट आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है नई पार्टी के लिए 8 से 10 महीने में। लेकिन जितने जल्दी यह आई उतनी ही जल्दी यह पार्टी ख़त्म हो गई। 2024 के चुनाव में इनको 0 पॉइंट कुछ वोट मिली हैं, 0 पॉइंट कुछ वोट,
जो कि साफ दिखाता है कि काफ़ी नीचे ग्राउंड इनका जो ग्राफ है वह चला गया। ठीक है, तो अब यह इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बारे में जितना जान सके उतना जान लीजिए। हम आगे पढ़ते हैं कि अभी अभी हरियाणा राज्यसभा के लिए कौन बिना बिना विरोध के यानी कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो रेखा शर्मा, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन पुट कर रखा था, तो राज्यसभा के सांसद हैं, अभी चुनाव हुए थे और अभी इनको बिना विरोध के यानी निर्विरोध चुना गया। भाजपा से ये संबंधित है। इससे पहले 2 से 3 महीने पहले एक और लेडी, जिसका क्या नाम था आपका, किरण चौधरी, वह भी क्या होती है, राज्यसभा की सांसद चुनी जाती है, वह भी निर्विरोध उपचुनाव होते हैं। तो देखिए अभी 2 महिलाएं चुनी गई हैं, दोनों का आपको पता होना चाहिए, रेखा शर्मा और किरण चौधरी। मैं स्पेशली बात करूंगा यहाँ पर किरण चौधरी के बारे में। किरण चौधरी, ठीक है, किरण चौधरी। तो किरण चौधरी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। देखिए जो किरण चौधरी की लड़की है, क्या नाम है उनका, नाम है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी वह क्या है, देखिए अब किरण चौधरी क्या होगी, राज्यसभा की सांसद होगी। ठीक है, राज्यसभा की सांसद। और ये क्या है, यह है आपकी हरियाणा विधानसभा की क्या है, कैबिनेट मंत्री है। अब की बार 2 महिलाएं हरियाणा कैबिनेट में शामिल की गई हैं। दूसरे का क्या नाम है, आरती राव। आरती राव जो आपका बंसीलाल है, बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल। तो ये चौधरी बंसीलाल के ही परिवार के हैं, ये श्रुति चौधरी और किरण चौधरी, ये इनके परिवार के नहीं है आरती राव। ठीक है, जो आरती राव है वह आपकी फरीदाबाद अटेली विधानसभा से वह क्या चुनाव जीती है। देखिए आरती अगर यदि आप करेंगे तो हर दिन आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय कहाँ किसको दिया गया है, आरती राव को, और स्वास्थ्य के साथ ही होता है एक आयुष, तो दोनों के दोनों उनको ही दिए गए हैं, किसको, आरती राव को। अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो चौधरी बंसीलाल के बारे में जान लेंगे। तो चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 4 बार सीएम बने हैं, 4 बार। कब कब पहली बार बनते हैं ये 1968 में। ठीक है, 1968 से 1975 तक, हालांकि बीच में एक बार चुनाव होते हैं। तो 7 साल, 7 से 8 साल तो लगातार यही बने रहे। और 2 बार और ये बनते हैं, 96 से 98 का भी एक इनका अच्छा समय रहा। ठीक है, तो चौधरी यह 1968 में बनते हैं और 1970 में ही यह क्या कर देते हैं, हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। हर एक गांव तक बिजली 1970 में आई हरियाणा के अंदर बंसीलाल के कार्यकाल में। और इसी वजह से इनको बोल दिया गया है कि आपने तो हरियाणा को आधुनिक मॉडर्नाइजेशन कर दिया, आधुनिक, तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी यही रहेंगे। और इन्होंने क्या कहा लोगों ने कि भाई आपने तो विकास कर दिया हरियाणा का, तो विकास पुरुष भी इन्हीं को बोला जाएगा। अब बिजली पहुंचाई, बिजली के साथ लोहा तो जुड़ा ही होता है, तो लोह पुरुष भी इन्हीं को बोला जाता है। भाई बिजली पानी को भी गलत माना जाता है, लेकिन जुड़े होते हैं पानी। पानी मतलब खेतों में फुहारा सिस्टम भी यही लेकर आए थे किसानों के लिए। और जो शराब है आपकी, शराब 1996 में शराब बंदी कर दी गई थी, 98 में हटा दिया गया, वह भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो काफ़ी सारा डेटा है जो कि चौधरी बंसीलाल जी से संबंधित है, और आपको पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट पता होने जरूरी है। और आगे चलकर क्या है, किरण चौधरी अभी राज्यसभा की सांसद बनी है, और श्रुति चौधरी मैंने आपको बताई दी। जो श्रुति चौधरी है उनको 2 विभाग दिए गए हैं, 2 विभाग। 2 कौन कौन से, एक तो आपका महिला एवं बाल विकास, क्योंकि महिला है ये भी, और बाल विकास। दूसरा आपका जल मंत्रालय, याद कैसे रखोगे, देखिए महिला बाल विकास, महिला बाल विकास। देखिए जो महिलाएं हैं और जो बाल मतलब बच्चे हैं, और आपका जल मंत्रालय, ये 3 चीज़ दुनिया में ऐसे हैं, यदि इनकी कोई सुन लेता है, महिलाओं की भी सुन लो, बच्चों की भी सुन लो, जल मतलब कि कहाँ पर आपको पहुँचाना है, कहाँ से अच्छा जल मिलेगा, सभी सुन लो, तो भाई वह इंसान काफ़ी एक मेच्योर पर्सन होगा। तो सुनना चाहिए, और सुनेगी कौन, श्रुति चौधरी। श्रुति मतलब कि सुनना। वकालत की इन्होंने पढ़ाई की है, विदेश से पढ़कर आई हैं। 2008-9 की यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियो भी है, काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये मुख्यमंत्री थे हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए हरियाणा का सबसे पहला जो मुख्यमंत्री था वह था आपका भगवत दयाल शर्मा। वह कहाँ से था, आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट से था। 1966 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन इनके लिए उस टाइम पे चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि हम उस टाइम पे क्या था, पंजाब का हिस्सा थे। तब हमारे पास एक ही सरकार थी जो कि पंजाब सरकार के नाम से बोलती थी। हरियाणा का कहीं पर कोई नामो पता नहीं था उस टाइम पर। ठीक है, तो क्या है कि 1966 में जब हम अलग हो जाते हैं पंजाब से, 1966 में जब हमारे यहाँ से बेरी से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट बेरी विधानसभा है जो, वहाँ से आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या थे,
एमएलए थे जो कि उस सरकार में थे, तब अलग हो गया, ये इस तरफ रह गए, तो इसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर इसके बाद आती है बात 1967 के अगले ही साल। फिर क्या होता है, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह ये क्या करते हैं, एक अपनी पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम होता है विशाल हरियाणा पार्टी, यानी वीएचपी। विशाल मतलब कि बड़ा, तो इनको शायद कुछ बड़ा करना था, तो इसी वजह से क्या करते हैं कि जस्ट 5 महीने के अंदर ये चुनाव जीत जाते हैं खुद की पार्टी से और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा कर दे देते हैं। क्या नाम इनका, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ ले जाए वही रहेंगे, यही रहेंगे। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, देखिए पहले गैर कांग्रेसी और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, तब भी इनका नाम आएगा। हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया, तो वह भी यही रहेंगे। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी विकास हरियाणा पार्टी। कितने टाइम के बाद चुनाव जीत गए, 5 महीने के बाद चुनाव जीत गए, जब इसका फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ और मुख्यमंत्री बन गए इसी पार्टी से। ठीक है, तो इतनी सारी बातें अभी आपको पता होनी चाहिए। और राव वीरेंद्र सिंह का जब भी नाम आए, हम कैसे भूल सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत कम समय के लिए, लेकिन अध्यक्ष तो रहे ही हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको आप क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही याद करो। देखिए, जब हम, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, देवी माता के जब भी हम जागरण में जाते हैं तो सबसे पहले जो कलाकार होते हैं वो बंसी बजाते हैं, है ना, फिर भजन गाते हैं और फिर देवी माता आ जाती है। तो बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल, बंसी बजाई बंसी लाल, भजन गाया भजन लाल, देवी आ गई देवी लाल। तो 3 आपको एक साथ याद रख लेने हैं। यह 4 बार मुख्यमंत्री बने, भजन लाल जी 3 बार मुख्यमंत्री बने। यह जो आपके बंसी लाल जी हैं, इनका कार्यकाल 10 से 11 साल रहा। भजन लाल का भी तकरीबन 10 साल से 11 साल के आसपास रहा, लेकिन देवी लाल जी का कार्यकाल कम रहा है। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि वह, देखिए जो आपके ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, यहाँ पर इनके पिताजी का क्या नाम था, देवीलाल, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा के वो पूर्व मुख्यमंत्री जो भारत सरकार में अपना हिस्सा बना चुके हैं या उप प्रधानमंत्री के पद पर भी जा चुके हैं। 1989 से 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। मैं इनके पिताजी की बात कर रहा हूँ, चौधरी ओम प्रकाश जी के पिताजी, यानी कि ताऊ देवीलाल जी के बारे में। ठीक है, ओके, तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां 4 मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। यही 8वें नंबर के थे ये मुख्यमंत्री, कौन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, इसके बाद है हमारा 9वां भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10वां आपका खट्टर यानी कि मनोहर लाल खट्टर, और 11वां आपका नायब सिंह सैनी। जो खट्टर है, आपको क्या प्रश्न दे देगा कि हरियाणा के 3 लाल में कौन से मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये आपके भजन लाल भी हैं, बंसी लाल भी, देवी लाल भी, लेकिन मनोहर लाल ये हरियाणा के 3 लाल में नहीं आते। क्या आपको डेटा समझ में आया? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा का पूरा करंट अफेयर, काफ़ी आपको क्रीम क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन द टीचर्स ने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। क्योंकि मेरा एक ही मोटिव था कि एक तो आपका 1 घंटे के अंदर करंट अफेयर की बिल्कुल जो क्रीम चीज़ें हैं वह रिवाइज हो जाएं, सेकंड आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग दे पाएँ। तो द टीचर्स की अगर यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है, टीचिंग स्टाइल या फिर आपको पीडीएफ कंटेंट जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी है, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि आपका तो एक लाइक ही होता है, लेकिन हमारा यह मोटिवेशन होता है। इसी वजह से हम 10-10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे के लेक्चर लगातार, उसके बिहाइंड द लेक्चर काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन आपका एक लाइक हमें वह मेहनत उसका फल दे देता है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं कि यस इस चैनल से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तब इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शेयर कर दो अगर आप करना चाहते हैं, शेयर 1 ही इंसान तक, 1-2 इंसान तक कर दो जो लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि यार ये इंसान, इसको पढ़ाना है, मुझे कुछ लगवाना है, कुछ बनाना है, तब आपको क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। देखिए, आपको उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें कर लूं कि आपको एक एक पॉइंट कर कर
फिर ही आपसे ऊपर बढ़ा जाएगा। अचानक से ऐसा नहीं होता कि अचानक से आज आपने मेहनत करना शुरू किया, यह वीडियो देखी, वो वीडियो देखी और 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद आप कोई एग्ज़ाम निकाल लोगे। सॉरी दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, स्पेशली मैसेजेस भी आते हैं कि सर 2016 से तैयारी कर रही हूँ, कि सर 2015 से तैयारी कर रहा हूँ, एस टेट नहीं हुआ, सी टेट नहीं हुआ और सी टी नहीं हुआ, एग्ज़ाम्स नहीं निकले। तो भाई काफ़ी लंबा समय लग जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप 1 साल खुद बिल्कुल डेडिकेटेड होकर दे दोगे, सुबह निकलोगे शाम को आओगे, या सुबह बैठोगे शाम को उठोगे, मतलब कि 7-8 घंटे की एक अच्छी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको माइंड भी फ्रेश हो, कोई ज़्यादा भड़कबाज भी ना हो, तो यकीन करना आप एग्ज़ाम निकाल दोगे और आप काफ़ी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम निकाल दोगे। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब आपके ऊपर है, आपके हाथों में कि आप किस प्रकार की लाइफ चाहते हो। हाँ, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो आपकी जो फैमिली है उसके केयर टेकर बन जाइए, आपके मम्मी पापा, क्योंकि अब आपके ऊपर डिपेंड हो चुके होंगे वो, या फिर होने वाले होंगे। आपकी वाइफ, यदि एक आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड, बच्चे जो भी होंगे, यदि आपने उनकी जिम्मेदारी उठा ली तो यह भी एक क्रम है। और गीता में क्या बोला गया है कि कर्म करना ही क्या है, सबसे बड़ा सुख है। तो आप इस तरफ से भी कर्म कर रहे हो और साथ में आप पढ़ भी रहे हो, तो बस यही काम होते हैं, यही कर्म होता है। किसी के साथ बुरा करने की कोशिश कभी मत करना, कभी भी मत करना। खुद के ऊपर विश्वास रखो। आई नो कि थोड़ा सा औरों के मुकाबले लंबा समय लग सकता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर संतुष्टि होती है वो बहुत कुछ हार कर भी जीत लेता है सब कुछ। और बता दूं दोस्तों, पैसा नो डाउट कि बहुत कुछ है, पैसा हर एक इंसान को चाहिए, लेकिन अंधा तरीका मत अपनाइएगा कभी भी। खुद के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आज पैसे नहीं हैं या कम है तो कम में संतुष्ट ही कर लो, लेकिन माइंड रखो कि हाँ मुझे कुछ करना है, लेकिन अच्छे तरीके से करना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, खुद भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनना है। तो अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियो हैं उनको सुनो, कुकू एफएम जो भी आपको सुनना है तो वहाँ से आप वीडियो सुनो, अच्छे अच्छे लोगों के टच में रहो। अगर अच्छे लोग आपके टच में नहीं है तो कम से कम जो लोग अच्छे नहीं हैं उनके टच में तो मत रहो। यूट्यूब वगैरह देख लो, कुछ और देख लो, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। वही बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। जब आपको आवश्यकता होगी तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर रात को हम वहाँ पर एक क्विज डालते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 15, 20 या 25 क्वेश्चन की। काफ़ी सारे कैंडिडेट उसको ज्वाइन करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आपको पीडीएफ, नोट्स और लिंक्स वीडियो के चाहिए तो इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे। अगर आपको कुछ पर्सनली मैसेज है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी हम लोग आपकी टीचिंग के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप द टीचर्स के ऑफिशियल पेज को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे सभी के लिंक नीचे हैं, और भी जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनको देख लेना, उनके भी लिंक्स नीचे हैं। अब आप मुझे बता दो कि अब की बार जो हरियाणा से पद्म श्री अवार्ड मिले हैं, तो उसमें जो 4 लोगों को मिले हैं तो उनमें से एक व्यक्ति है महावीर गुड्डू। तो महावीर गुड्डू को किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन ए कला क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर कृषि है, ठीक है, और ऑप्शन 4 आपका सामाजिक क्षेत्र। सो कमेंट जरूर करो और खुद के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ निकलेगा, एग्जाम भी निकलेगा, ठीक है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और फटाफट से कमेंट कर दो।